हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मुझे आशा है आप बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो यूपीपीसीएल का एग्जाम है उसकी हम तैयारी कैसे करें। हाउ टू प्रिपेयर यूपीपीसीएल जेई एग्जाम। ठीक है, तो आप एग्जाम से पहले कैसे तैयारी करें कि जो आपका एग्जाम है वो बहुत अच्छा जाए, आपके जो मार्क्स हैं वो थोड़े से इंक्रीज हो जाए, आपका जो एग्जाम का टाइमिंग है वो आपको बोरिंग ना लगे, आप उस एग्जाम की टाइमिंग से जो है फेमिलियर रहें, आपका जो टाइमिंग है वो बोरिंग ना लगे और वो कैसे समय बीत जाता है वो पता ना चले। ठीक है, तो ये सब जो है आप कैसे करेंगे, एग्जाम से पहले क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे, क्या प्रैक्टिस करेंगे, क्या चीजें करेंगे कि जो आपका नंबर है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाए। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। ठीक, तो हाउ टू प्रिपेयर यूपीपीसीएल जेई एग्जाम। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है, कैसे हम तैयारी करेंगे। फिर हम यूपीपीसीएल का जो एग्जाम का जो सिलेबस है वो क्या क्या है वो हम देखते हैं। ठीक है, तो देखिए सिलेबस ये है, जो यूपीपीसीएल जेई का एग्जाम है उसमें 150 नंबर के जो है टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं। आपका जो भी ब्रांच होगा, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या जो भी आपका ब्रांच होगा, उस ब्रांच से जो है 150 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ब्रांच से रिलेटेड। फिर इसके बाद से 50 नंबर के जो है नॉन टेक के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, अब इन 50 नंबर के नॉन टेक में जो है 10 नंबर की हिंदी होती है, फिर 20 नंबर की रीजनिंग होती है, फिर इसके बाद से 20 नंबर का जो है जनरल नॉलेज होता है जिसको हम जीके बोलते हैं। तो ये जो 50 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, हिंदी, रीजनिंग और इंग्लिश, ये उतना ज्यादा जो है कठिन नहीं आते हैं। जैसे आप एसएससी के एग्जाम दिए होंगे तो एसएससी के एग्जाम में जिस लेवल की रीजनिंग आती है, जिस लेवल के जो है जीके आते हैं, उस लेवल के इस एग्जाम में जो है रीजनिंग और जीके नहीं आते हैं, उससे बहुत ज्यादा लो लेवल इसका होता है। ठीक है ना, आप मात्र 1-2 दिन भी पढ़ के जाओगे तो आप इसमें अच्छे नंबर ला सकते हो। तो रीजनिंग, जीके और हिंदी जो है नॉर्मल होता है, ज्यादा एसएससी लेवल का रीजनिंग इसमें नहीं होता है, कम होता है, आप आराम से कर लोगे। तो 50 नंबर के क्वेश्चन हैं, तो 50 नंबर में 40 नंबर तो आराम से ही आ जाएंगे आपके। और फिर रही बात टेक्निकल की, तो टेक्निकल जो है आपका मेन कोर सब्जेक्ट है, आप टेक्निकल हमेशा से पढ़ते हैं तो आपका टेक्निकल मजबूत होगा। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं कि जो इस एग्जाम में जो है ये कितने क्वेश्चन होते हैं और कितने मार्क्स के सारे होते हैं। तो जो हमारा नॉन टेक, जो हमारा टेक्निकल के सब्जेक्ट हैं, तो जैसे मेरा ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग है तो मैंने ये सारे सिविल इंजीनियरिंग के जो है सब्जेक्ट रखे हुए हैं। तो आपका जो भी ब्रांच होगा आप अपने ब्रांच में देख लेना आपके कितने सारे सब्जेक्ट हैं, वो तो आपको पता ही होंगे। और उसमें से भी आपको ये भी पता होगा कि जो किस सब्जेक्ट के वेटेज ज़्यादा होते हैं। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट है उसका वेटेज जो है कितना ज़्यादा रहता है, उसमें कितने सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होगी। तो मेरा ब्रांच सिविल है, तो देखो मैंने यहाँ पे जो है जो यूपीपीसीएल का एग्जाम है इसमें मैंने ये प्रेफरेंस रखा हुआ है कि किस सब्जेक्ट के ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो सॉइल मैकेनिक्स, आरसीसी, पीएचई, सर्वे, स्टील, ये जो 5 सब्जेक्ट हैं इनके क्वेश्चन जो है ज्यादातर मतलब रहते ही रहते हैं। ठीक है, इनका वेटेज जो है ज्यादा होता है। फिर इसके बाद से बिल्डिंग मटेरियल, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग, ट्रांसपोर्टेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, इरिगेशन, सोन, इन सारे के भी क्वेश्चन कुछ कुछ रहते हैं। तो ज्यादा वेटेज जो है इन्हीं 4-5 सब्जेक्टों का रहता है। वैसे तो देखो मैं तो कुछ भी कहूंगा तो मेरे ऊपर डिपेंड नहीं है, वो तो जो एग्जाम का पेपर बनाएगा वो किस हिसाब से बना रहा है, क्या रिक्वायरमेंट है उसकी, क्या वो टेस्ट लेना चाह रहा है, वो तो उसके ऊपर जो है डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि किस सब्जेक्ट से कितने ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, लेकिन पिछले सालों का क्वेश्चन देख के या प्रीवियस ईयर का पेपर देख के मैंने ये क्रम रखा हुआ है। अगर आपको ये सीक्वेंस ठीक नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है कि मतलब कुछ और भी मतलब इस सब्जेक्ट के ज़्यादा वेटेज हो सकते हैं, इसके ज़्यादा हो सकते हैं, तो आप उस पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। वैसे तो पढ़ना सभी पढ़ता है। फिर हम देखते हैं कि जो हमारा एग्जाम का जो पेपर है उसमें 200 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है,
और हमें 3 घंटे का टाइम मिलता है, यानी कि 180 मिनट का टाइम मिलता है और 200 हमें क्वेश्चन हल करने रहते हैं। जबकि हम वहीं एसएससी का एग्जाम देते हैं तो एसएससी के एग्जाम में हमें 200 क्वेश्चन 2 घंटे में सॉल्व करने रहते हैं, यानी कि हमें 120 मिनट में ही सॉल्व करने रहते हैं। तो इसमें हमें टाइमिंग ज़्यादा मिल रही है, ठीक है, टाइमिंग हमें ज़्यादा मिल रही है। तो ये पेपर जो है यूपीपीसीएल का पेपर एसएससी के मुकाबले जो है आसान हो जाता है ना। लेकिन इसी वजह से इसमें टाइमिंग ज़्यादा होने के कारण जो है इसकी जो मेरिट है वो यूपीपीसीएल से ज़्यादा जाती है। तो इस एग्ज़ाम की मेरिट इस एग्ज़ाम की मेरिट जो है एसएससी की तुलना में ज़्यादा जाती है, ठीक है। 70% या 80%, यानी कि अगर आपका क्वेश्चन 140 नंबर से 160 नंबर के बीच में आ रहा है तो आप जो है कंपटीशन में हो, आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। तो देखो इसमें 200 क्वेश्चन रहते हैं और 200 क्वेश्चन 200 नंबर के रहते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन पे हमें 1 नंबर मिलता है और हमें टाइमिंग मिलती है 3 घंटे। तो अगर एक क्वेश्चन पे हिसाब लगाया जाए कि कितना टाइम हमें मिल रहा है, तो एक क्वेश्चन पे हमें जो है 54 सेकेंड का टाइम मिल रहा है, ठीक, 54 सेकेंड पर क्वेश्चन। तो इसमें एसएससी के मुकाबले जो है टाइमिंग ज़्यादा है। फिर अगर आप एक क्वेश्चन सही करोगे तो आपको 1 नंबर मिलेंगे, अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर देते हो तो आपके जो है 0.25 नंबर जो हैं वो कट जाएंगे। तो इसमें माइनस मार्किंग होती है, आप ध्यान रखना। वैसे आपका जो एडमिट कार्ड होगा या आपका जो एग्ज़ाम होगा तो उस टाइम जो 15 मिनट का जो गैप मिलता है स्क्रीन पे कुछ पढ़ने लिखने के लिए, उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं कि माइनस मार्किंग है कि नहीं है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वो सारे इंस्ट्रक्शन जो है आप ध्यान से पढ़ लेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो एग्ज़ाम में जो है आप जो है क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे, क्या क्या रहेगा आपका माइंडसेट, क्या मतलब रहना चाहिए। तो आप एग्ज़ाम हॉल में जाएं तो एग्ज़ाम में पहले आपका जो आँख और दिमाग दोनों खुला रखना है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन को पूरा पढ़ते ही नहीं हैं और आंसर लगा देते हैं, जबकि हमने जो सोच के आंसर को टिक किया है वो नहीं होता है, ठीक है। लास्ट में आप जो सोच रहे हैं वही होता है, लेकिन लास्ट में नॉट लिखा रहता है, लास्ट में करेक्ट की जगह इनकरेक्ट लिखा रहता है। तो आपका क्वेश्चन क्या होता है, गलत हो जाता है। तो आपको आंखें खुली रखनी है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, ठीक है, और दिमाग को भी खुला रखना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मतलब बिना कुछ सोचे समझे आप ऐसे ऐसे ही आंसर को जो है ट्रिक लगा दे रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। आंखें और दिमाग दोनों खुले रखने हैं। और एक चीज को मतलब आप पेपर दोगे तो उसमें आपको रियलाइज होगा, जब सारे क्वेश्चन हल करके जब आंसर टिक करोगे, टिक करते जाओगे, तो आपको रियलाइज होगा कि इस वाले पेपर में मतलब कौन से ऑप्शन ज़्यादा सही हो रहे हैं। 4 ऑप्शन होते हैं ABCD, तो हर पेपर होता है ना, तो उसमें हर पेपर में ऐसा पेपर सेट किया जाता है कि हर पेपर सेट में इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन जो है ज़्यादा सही होता है। तो ये हर एग्जाम का पैटर्न होता है। तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे तो आपको वो चीज़ें पता चल जाएंगी कि इसमें ए ऑप्शन ज़्यादा सही हो रहा है। तो अगर आपको ऐसे तुक्का क्वेश्चन भी लगाना है तो आप उस ऑप्शन के हिसाब से जो है तुक्का क्वेश्चन लगा सकते हो, ठीक है। अब स्ट्रेटजी क्या अपनानी है, अब आप एग्जाम जब पेपर देना शुरू करोगे तो उसमें आपको करना क्या है। तो पेपर में सबसे पहले आपको सारे क्वेश्चन देखने हैं। देखने का मतलब ये नहीं है मेरा कि शुरू में ही सारे क्वेश्चन मतलब देखते गए, तो शुरू में ही आप सारे क्वेश्चन देखोगे तो आपका टाइम जो है निकलेगा। तो मेरा फर्स्ट गो थ्रू ऑल द क्वेश्चन, ठीक है ना। ये जो लाइन मैंने लिखी हुई है फर्स्ट गो थ्रू ऑल द क्वेश्चन, इसका मेरा ये मतलब नहीं है। मेरा मतलब ये है कि अटेम्प्ट इजी क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करना है, आसान क्वेश्चन हल करने हैं। पहले 3 घंटे का टाइम है, तो 3 घंटे में 1 घंटे तक जो है आपको मतलब जैसे देखो जो पेपर शुरू होगा तो पेपर में ऐसे पेपर सेट करते हैं, पेपर सेट करने वाले कि शुरू में ही आपको कठिन कठिन क्वेश्चन दे देंगे, शुरू में ही न्यूमेरिकल दे देंगे, शुरू में ऐसे क्वेश्चन डाल देंगे। देखो जितने भी सारे पेपर होते हैं उसमें 10% जो है क्वेश्चन ऐसे होते हैं
जो किसी को भी नहीं आते, एकदम नए क्वेश्चन होते हैं, तो शुरू में ही वो क्वेश्चन डाल देते हैं, शुरू में ही क्वेश्चन डाल देंगे न्यूमेरिकल, जो आपको नहीं आएगी या आएगी भी तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो अगर आप शुरू में ही ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने लग गए कि जो आपको नहीं आ रहा है या आपको आ भी रहा है तो उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो अगर आपने शुरू में ही उसको अटेम्प्ट कर लिया तो आपका जो ज़्यादा टाइम है वो शुरू में ही चला जाएगा। तो क्या होगा कि बाद में टाइम कम बचेगा, तो आपका जो है दिमाग पे प्रेशर बढ़ेगा, और जब दिमाग पे प्रेशर बढ़ने लगेगा तो जो आसान आसान क्वेश्चन रहेंगे, जो इजी क्वेश्चन आने वाले भी रहेंगे, उस प्रेशर के कारण जो है वो क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। तो मेरा कहने का मतलब यही है, फर्स्ट गो थ्रू ऑल द क्वेश्चन। इसका मतलब कि अटेम्प्ट इजी क्वेश्चन, सबसे पहले आसान क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो आसान है आपको आ रहे हैं उसको हल करते जाना है, और इजी क्वेश्चन हल करते करते पूरा 200 क्वेश्चन इजी क्वेश्चन ढूंढ के आपको हल कर लेना है, ठीक। और इसके बाद क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो उसमें ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको आते होंगे, जो न्यूमेरिकल होंगे आपको आते होंगे, लेकिन उसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होगा, उसमें फार्मूला आपको हल्का हल्का याद आ रहा होगा, या आपको लग रहा होगा कि ये फार्मूला डाउटेबल है, ये सही है कि नहीं है, कैलकुलेशन करेंगे तो 3-4 मिनट टाइम लग जाएगा। तो आप ऐसे क्वेश्चन को ट्रिक मार करके, उसमें होता है रिव्यू आफ्टर सम टाइम, ऐसे कुछ होता है, तो आप उस पर टिक करके और आप आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। उसको लास्ट में सॉल्व करोगे, जब आप इजी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, सारे क्वेश्चन इजी इजी कर लोगे, इसके बाद से आप जो है करना, ठीक। तो मेरा यही मतलब है, तो सबसे पहले इजी क्वेश्चन करना है, और इसके बाद से 3-4 मिनट जिस क्वेश्चन में लगने वाले हैं उसको बाद में अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा कि जब आप इजी क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे और वो क्वेश्चन सही होने लगेंगे, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और उस कॉन्फिडेंस के कारण ही क्या होगा कि आपके जो ऐसे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको नहीं आ रहे होंगे, या आपको लग रहा होगा कि अरे ये कठिन है, ये नहीं आएगा, आप डर रहे होंगे, वो सारे क्वेश्चन क्या होते हैं कि आने लगते हैं। इसी को बोलते हैं कि एग्जाम में दिमाग चल रहा है, एग्जाम में दिमाग नहीं चल रहा है। तो आपका जो शुरू में 1-1.5 घंटे जब कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, इजी इजी क्वेश्चन आने लगेंगे, तो आप जो सेट हो जाएंगे एग्जाम में, और आपके कितने भी कठिन क्वेश्चन रहते हैं तो उस टाइम जो है आपका दिमाग काम करता है और वो क्वेश्चन आने लगते हैं। तो ऐसे करना है। फिर फाइंड पैटर्न। पैटर्न का मतलब मेरा वही है कि हर एग्जाम का एक पैटर्न होता है। जब आप इजी क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसमें पता चल जाएगा कि इस एग्जाम में, इस वाले पेपर में, इस वाले ऑप्शन के ज़्यादा क्वेश्चन क्या हो रहे हैं, सही हो रहे हैं, तो वो आपको पता चल जाएगा। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिल रहा है, ठीक है, और इलिमिनेशन प्रोसेस भी यूज करना है। इलिमिनेशन प्रोसेस का मतलब है कि जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उसके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। अब जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो क्वेश्चन पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन इस सब्जेक्ट का है, ठीक है, ये तो पता ही चल जाएगा, पता चल जाएगा। तो उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, तो उसमें से 2 ऑप्शन ऐसे रहेंगे जो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड ही नहीं रहेंगे। जैसे कोई क्वेश्चन बिल्डिंग मटेरियल का है तो 2 ऑप्शन जो होंगे वो बिल्डिंग मटेरियल के होंगे ही नहीं, ऐसा क्वेश्चन डाला जाता है, ठीक है, ऑप्शन ऐसे ही बनाए जाते हैं। देखो, इसका पेपर जो होता है उसके क्वेश्चन इजी होते हैं, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं, ठीक है। तो दो ऑप्शन ऐसे ही रहेंगे कि वो दूसरे सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेंगे। तो जब आप इलिमिनेशन प्रोसेस यूज करोगे, ऑप्शन को ध्यान से देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि ये 2 क्वेश्चन तो इस सब्जेक्ट के है ही नहीं, इस वाले सब्जेक्ट के है ही नहीं, तो ये दोनों हो नहीं सकते। और 2 ऑप्शन ऐसे रहेंगे जो उस सब्जेक्ट से होंगे, लेकिन उसमें भी उनका टॉपिक जो होगा वो बहुत अंतर होगा। तो जब आप ऐसे क्वेश्चन में फंस रहे हों, तो आप जब एग्जाम का जो पैटर्न है वो आप जो पहचान गए हैं कि इस वाले ऑप्शन के ज़्यादा सही हो रहे हैं क्वेश्चन, तो आप वो वाला ऑप्शन जो है चूज कर सकते हो, ठीक है। या आपको लग रहा है कि 50-50 में से ये सही होगा, तो उसमें से आप चांस ले सकते हो, ठीक है। माइनस मार्किंग है, फिर भी आप जो है 50-50 है तो चांस ले सकते हो। अगर 3 ऑप्शन है तो उसमें थोड़ा सा कहा नहीं जा सकता, ठीक है। तो आप इस प्रोसेस को यूज कर सकते हो। अब हम आते हैं कि जब आपका एग्जाम है उससे 10 दिन पहले आपको क्या करना है, ठीक है।
बिफोर 10 डे फ्रॉम योर एग्जाम। तो एग्जाम से 10 दिन पहले आपको क्या करना है कि आपको कम से कम 10 प्रैक्टिस सेट हल कर लेने हैं, ठीक है। और वो भी 10 जो प्रैक्टिस सेट हैं आपके, वो आपके एग्जाम के टाइम पे ही हल करने हैं। जैसे कि आपका एडमिट कार्ड है वो 10 दिन पहले आ जाता है, तो 10 दिन पहले आ जाएगा तो एडमिट कार्ड में आपके लिखा रहेगा कि आपका एग्जाम 9:30 टू 12:30 है, ठीक है, या 2:30 टू 5:30 है, ठीक है। 2:30 बजे से 5:30 बजे है या 9:30 बजे से 12:30 बजे है, एडमिट कार्ड पे लिखा रहता है, ठीक। तो आपका एडमिट कार्ड पे आपकी टाइमिंग पता चल जाएगी। तो आपको जो है 10 जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने हैं, उसमें से आप जो है 5 प्रीवियस ईयर पेपर को उठा लेना, ठीक है। तो अब इस 10 प्रैक्टिस सेट को ऐसे मतलब हर रोज, मतलब कि 10 दिन एग्जाम से पहले 10 दिन इस 10 प्रैक्टिस सेट को हर रोज आपका जो एग्जाम टाइमिंग है, मान लो 9:30 बजे से 12:30 बजे है, या 2:30 बजे से 3 बजे है, 2:30 बजे से 5:30 बजे है, तो आपको क्या करना है कि पूरा मतलब जैसे आप तैयार हो करके एग्जाम में जाओगे पेपर देने रेडी हो करके, वैसे ही रोज रेडी हो करके 3 घंटे प्रॉपर मोबाइल में टाइमर सेट करके पूरा 3 घंटे तक पूरा बैठ के अच्छे से पेपर देना है। आपको समझ लेना है कि मैं पेपर हॉल में ही हूँ, ठीक है। और उसमें 5 साल के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो भी शामिल कर लेना, ठीक है। इससे आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। तो जब आप इस प्रैक्टिस को करेंगे तो आपका जो 3 घंटे का बैठने का टाइम है वो सही हो जाएगा। आपका ऐसा टाइमिंग होगा कि आप जो है 9:30 बजे जग ही रहे होंगे, 8 बजे जग रहे होंगे, 9:30 बजे पेपर है, तो आपकी वो टाइमिंग सही हो जाएगी। या आपकी टाइमिंग ऐसी होगी कि आप दाल चावल चोखा खा करके और सो जा रहे हैं दोपहर में, तो नींद आ रही है, तो इस प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो सारी टाइमिंग है वो सही हो जाएगी, नींद नहीं आएगा, आपका दिमाग चलने लगेगा। सुबह 8 बजे जग रहे हैं तो वो टाइमिंग सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ करना है। और आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो स्पीड है वो बिल्डअप हो जाएगी। आपके प्रीवियस ईयर के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं तो वो सारे आने लगेंगे, रिवाइज हो जाएंगे। तो अगर एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आते हैं तो वो तो आपको आ जाएंगे आराम से। आपकी टाइमिंग बेस्ट हो गई है। आपका जो सोने का जो पैटर्न था, आप दिन में सो रहे थे, 2:30 बजे सो रहे थे, 1 बजे सो रहे थे, वो सही हो जाएगा। आप सुबह लेट जग रहे थे, वो सही हो जाएगा। तो आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे, ठीक। अब जब आप पूरा 3 घंटे पेपर जब आप ईमानदारी से दे लेते हो तो आप पेपर देने के बाद उस पेपर का एनालिसिस करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमने 3 घंटे तक जो है पेपर दिया, अब इसके बाद से पेपर सॉल्व करके जो क्वेश्चन नहीं है उसको ऐसे फेंक दिए, अब हटाओ अगले दिन देखेंगे, ऐसा नहीं करना है आपको। तब पेपर सॉल्व करने का फायदा क्या मिला, प्रैक्टिस करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो अब जब आप पूरा 3 घंटे पेपर दे लेंगे तो भले 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे टाइम लगे, आप सारे क्वेश्चन को जो उसके आंसर होंगे उससे मैच करोगे, ठीक है। मैच करने के बाद आप देखोगे कि मेरा कितना क्वेश्चन जो है सही हुआ, कितना क्वेश्चन मेरा गलत हुआ, ठीक है। कितना क्वेश्चन मेरा सही हुआ, कितना क्वेश्चन गलत हुआ, आप ये चेक करोगे कि मेरी एक्यूरेसी कितनी है, ठीक है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि मेरे एग्जाम में कितने नंबर आने वाले हैं, ठीक है। नहीं भी पता चलेगा तो आपकी स्पीड बिल्डअप हो जाएगी, ठीक है। वैसे पता तो चल ही जाएगा कि आपकी जो तैयारी है वो कितनी है, आपको और कितना जो है तैयार करना है, ठीक है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है, आपके एग्जाम में कितने नंबर आने वाले हैं, ठीक। अब दूसरी चीज क्या करनी है कि आप जब प्रैक्टिस सेट जब सॉल्व किए हैं तो उसमें जितने भी सारे क्वेश्चन फंसे हैं या जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उसको अपनी नोट्स में से, बुक में से, इंटरनेट से, कहीं से भी ढूंढ के उसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन आपके नोट्स में नहीं लिखे हुए हैं, उसका आंसर आपके नोट्स में नहीं है, वो क्वेश्चन आपके नोट्स में नहीं है, तो उन क्वेश्चनों को अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेना है, ठीक है। ऐसे ही आपका नोट्स जो होता है वो इम्प्रूव होता जाता है और एक अच्छा नोट्स बनता है। और ऐसे धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करते 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 आपका जो एक ऐसा टाइम आता है कि
किसी भी एग्जाम में जाते हो सारा एग्जाम जो है क्लियर होने लगता है। तो ये चीज़ें जो है करनी है, ठीक। तो अब प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के बाद, आंसर मैच करने के बाद, अपनी एक्यूरेसी चेक करने के बाद और फंसे हुए क्वेश्चन का आंसर जान लेने के बाद जो बचा हुआ टाइम रहेगा उसमें आपको सोना नहीं है। आपका ऐसा होगा कि जो आपके टेक्निकल के सब्जेक्ट हैं, नॉन टेक के सब्जेक्ट हैं, वो तैयार नहीं होंगे, तो उस पर मेहनत करना है। जो सब्जेक्ट लग रहा है कि मेरा ये ज़्यादा तैयार नहीं है या इसका वेटेज ज़्यादा है, इस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तो उसको रिवाइज करना है, उसको पढ़ना है, उसको रटना है, ठीक है। तो पेपर सेट सॉल्व करने के बाद सोना नहीं है, जो तैयार नहीं है आपके सारे सब्जेक्ट उनको तैयार करना है, ठीक है। फिर यही है कि जो यहाँ पे यही मैंने लिखा है कि जो आपके डाउट क्वेश्चन थे उनको आंसर चेक कर लेना है, नहीं आए हैं तो उनको सॉल्व कर लेना है, ठीक। इसके बाद आप एग्जाम से पहले क्या करोगे, ठीक है। तो मैंने जो सारी चीज़ें बताई अभी कि आपको एग्जाम में ऐसे ऐसे करना है, तो आपको एग्जाम से पहले क्या करना है, ठीक है। तो एग्जाम जब आपका रहेगा, ठीक है, जो आपका जिस डेट को एग्जाम रहेगा उससे 1-2 दिन पहले आपको क्या करना है कि पूरा अच्छी तरीके से नींद लेना है, ठीक है। नहीं तो क्या होता है कि आपका जो नींद नहीं लेते हो आप, ज़्यादा रात तक 2 बजे तक मोबाइल चलाते हो, 4 बजे तक मोबाइल चलाते हो, 2-4 घंटे सोते हो, तो ऐसा नहीं करना है। पिक्चर देखते हो, वो सारा कुछ बंद कर देना है। पूरे 8 घंटे 10 घंटे तक मतलब जितना जी चाहे उतना सो लेना है, ठीक है। फिर खुश रहना है, मतलब ऐसा नहीं है, खुश रहना है हमेशा, मतलब अच्छा सोचो, अच्छी अच्छी बातें करो और मोबाइल भी देखो थोड़ा बहुत 1 घंटे, तो अच्छी चीज़ें देखो, अच्छी चीज़ें देख के मतलब खुश रहो, हैप्पी रहो। किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं लेना है। अगर आपके घर में कुछ झगड़ा हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो आप तो मतलब घर पे हो तो चलो, घर पे हो तो अवॉइड ही करना, मतलब घर पे हो तो टेंशन ना लेना। अगर लेकिन घर से बाहर हो, रूम पे पढ़ रहे हो कहीं रूम लेके, तो वहाँ तो एकदम बिल्कुल टेंशन ही मत लेना, क्योंकि आप वहाँ रह के घर का टेंशन लोगे तो वहाँ से तो आप सॉल्व नहीं करोगे। आपको तो एग्जाम देना है, तो मतलब एकदम 10 दिन 15 दिन एकदम कोई भी टेंशन नहीं लेना है। फिर क्या करना है कि अपने को टाइम देना है, ठीक है। ज़्यादा मोबाइल में टाइम नहीं देना है और किसी दूसरे को भी टाइम नहीं देना है। जो टाइम किसी दूसरे पे दे रहे हो, मोबाइल में दे रहे हो, वो टाइम खुद पे देना है, ठीक है। अकेले में बैठो या छत पे जाके बैठो या कहीं पार्क में चले जाओ 1-8 घंटे के लिए, ठीक है। आप सोचोगे कि मैं 1 घंटे पार्क में जाऊंगा, 1 घंटे छत पे जाएंगे, तो छत पे भी जाना है या पार्क में भी जाना है तो बिना मोबाइल के साथ जाना है, ठीक है, नहीं तो मोबाइल चलाने लगते हो। तो बिना मोबाइल के जाना है, खुद पे मेहनत करना है, सोचना है, खुद के बारे में सोचना है कि मेरा क्या सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं है, मुझे क्या इम्प्रूव करना है, किस चीज़ की प्रॉपर तैयारी करनी है, ठीक है। क्या आपको स्ट्रेटजी बनाना है, खुद पे फोकस करना है, ठीक है ना। आपको एग्जाम के बारे में सोचना है, ये चीज़ करना है। फिर से कोई परसेप्शन नहीं बनाना है, पहले से ही आपको कोई भी परसेप्शन नहीं बनाना है। अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, आपके न्यूमेरिकल नहीं आते हैं या आपको थियरी पूरा तैयार नहीं है, तो आपको पहले से ही प्रीवियस ईयर पेपर देख के ऐसा परसेप्शन नहीं बना लेना है कि पिछले साल तो न्यूमेरिकल आया था, इस बार भी न्यूमेरिकल आएगा तो मुझसे तो हो नहीं पाएगा, या मेरी तो थियरी याद है ही नहीं, मुझसे तो हो नहीं पाएगा, या मेरा ये सब्जेक्ट तो तैयार ही नहीं है, हो नहीं पाएगा। ऐसा परसेप्शन नहीं बनाना है। आप एग्जाम में जाओगे तो हो सकता है कि आपने धारणा बनाया हो कि न्यूमेरिकल आएगा, सारा कुछ आ गया थियरी, तो क्या करोगे। हो सकता है कि आपने ऐसा सोचा था कि इस सब्जेक्ट तैयार नहीं है, इसी से क्वेश्चन आएंगे, आ गया दूसरा कोई सब्जेक्ट। एग्जाम का कोई भरोसा है, वो तो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें जो है पहले से नहीं करनी है। फिर एग्जाम सेंटर पे जब आप जाओगे तो वहाँ पे क्या करना है, एग्जाम सेंटर पे जाओगे आप वहाँ पे, तो आपको जो किसी से डिस्कशन नहीं करना है। डिस्कशन मतलब कि एग्जाम के बारे में कोई भी डिस्कस नहीं करना है कि फलाना ये बता इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। ऐसा करोगे आप एग्जाम सेंटर पे जाके तो आपको, मुझे पता है कि वहाँ पे डिस्कस करने पे जो आसान इजी क्वेश्चन होते हैं वो लगने लगता है कि अरे ये तो डाउट है,
और वहाँ पे आपके पास नोट्स नहीं होगा कि आप तुरंत नोट्स खोल के और देख लो, तो क्या होगा कि आप फ्रस्ट्रेट हो गए, और फ्रस्ट्रेट हो गए पहले से ही तो आपका एग्जाम जो है खराब जाएगा। ठीक है, फिर मतलब कूल रहना है। कोई बात भी कर रहा है, क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस भी कर रहा है, तो उस पर ज़्यादा मतलब एक्साइटेड नहीं होना है, मतलब कूल डाउन रहना है आराम से। वो बात कर रहा है, करने दो, अपने मतलब खुद के अंदर ऑल इज वेल बोलते रहो, सब कुछ अच्छा होगा, ठीक होगा। और उसको जो कर रहा है उसको करने दो। ठीक है, आप एकदम कूल रहो, किसी से बात ज़्यादा मतलब एग्जाम के बारे में, क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस मत करो। आप ऐसा सोचो कि मैंने जो तैयार किया है वो अच्छा है, मतलब सही है, अपना कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप मतलब हाई रहने दो। ये नहीं कि दूसरा कोई क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहा है और वो कोई दूसरा उसका फटाक फटाक आंसर दे रहा है, तो आप जो है डिमोटिवेट हो जाओ कि अरे मेरा तो ऐसा तैयार ही नहीं है, ये तो सारा क्वेश्चन आंसर कर रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, आपको एकदम कूल रहना है, ऑल इज वेल बोलते रहो, सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ सही होगा। वो डिस्कस कर रहे हैं तो करने दो। ठीक, अब जब आप एग्जाम में जाओगे तो वहाँ पे क्या करना है, आपको जो है अपने से कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं करना है कि मतलब ऐसा नहीं होता है कि बस इस एग्जाम में मैं तो मतलब इस सारे पेपर को करके ही रहूँगा, मेरा तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। ऐसा मतलब खुद से कोई भी अपेक्षा नहीं करनी है, एकदम कूल रहना है, और जो एग्जाम होगा उसमें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस करना है। ठीक है, अपना पूरा एग्जाम में 100% दो। ठीक है, अपने से कोई भी आशा ना रखो। जब आप अपना 100% दोगे, आपकी जितनी तैयारी होगी उतने नंबर आपके आएंगे। ठीक है, अगर एग्जाम में ऐसा करोगे कि ऐसा हो गया कि मान लो कोई क्वेश्चन है वो आ नहीं रहा है, अब आप उस पर लग गए कि मैं उसको लगा के ही रहूँगा, तो सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो ऐसा नहीं करना है, अपने से कोई से भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। नो एनी एक्सपेक्टेशन योर सेल्फ, गिव योर बेस्ट परफॉर्मेंस। तो अपना 100% एग्जाम में दो। आपने देखो मतलब 20 साल 22 साल 24 साल के हो गए आप। ठीक है, 20 साल 22 साल 24 साल के हो गए, और हम जो है 5 साल से लेकर के और अभी तक जो है पढ़ते आ रहे हैं, मतलब 15 से 20 सालों तक हमने पढ़ी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है। ठीक है, आप तो ऐसे ही धारणा बना के चल जाते हो कि अरे हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। आपने 15 साल पढ़े हुए हैं, तो आप दिमाग पर प्रेशर डालो, आप 15 साल पढ़े हुए हैं तो आपने कुछ ना कुछ तो जरूर पढ़ा होगा। तो एग्जाम में जो है दिमाग चलाओ, सोचो। ठीक है, जो ऑप्शन है उसके उस पर जोर डालो, आपको खुद पता चल जाएंगे, और आप अपना जो है बेस्ट करके आओ। ठीक है, और एग्जाम में एक्साइटेड क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको मतलब अपना कॉन्फिडेंस नीचे मत जाने दो, ऑल इज वेल बोलते रहो, मतलब कि सब ठीक होगा, अच्छा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें करो। तो इन सारी चीज़ें करने से जो है क्या होगा कि आपके जो मार्क्स हैं वो थोड़े से इंक्रीज हो जाएंगे, आपकी जो टाइमिंग है वो अच्छी हो जाएगी, आपका जो सोने का जगने का टाइम सही नहीं था वो सारा कुछ जो है सही हो जाएगा। आपके थोड़े बहुत जो क्वेश्चन होंगे वो एग्जाम में प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने से जो है थोड़े बहुत एग्जाम में क्वेश्चन क्या होंगे कि फंस भी जाएंगे। तो ऐसा होगा। तो मुझे लगता है कि आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी, आपको जो मैंने इतना सारा कुछ बोला है आप पेशेंट से सुन रहे होंगे तो अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, भगवान करे आप एग्जाम में सफल हों, और इस पूरे वीडियो को सुनने के लिए जो है मुझे पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ना, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट भी करना, अच्छे अच्छे कमेंट करना, कुछ या कुछ पूछना हो तो उसके बारे में कमेंट करना। और इस चैनल पे मैं बहुत जल्द ही, अभी थोड़ा सा क्या है कि टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो मैं सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट जो है मैं पूरा सारे सब्जेक्ट, तो जितने भी सारे सब्जेक्ट मुझसे हो पाएंगे पूरा अच्छे तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। जैसे आपकी ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं, क्लासों में पढ़ाया जाता है, जितना मतलब कि आपका नोट्स बनाया जाता है, सारे क्वेश्चन फंसते हैं, वैसे मैं पढ़ाने वाला हूँ। वैसे मैंने 1-2 सब्जेक्ट पढ़ा रखे हैं, वो पूरा नहीं हो पाए हैं। ठीक है, मैं उसे पूरा करूँगा।
तो आप जो है वहाँ से उस थोड़े से सब्जेक्ट को देख सकते हैं और आप क्वेश्चन सॉल्व करके देख सकते हैं। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन हैं और सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे हम किसी और वीडियो में। थैंक यू।